हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड से में। और जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज मैं शुरू करूँगा अगले एपिसोड से और डील करूँगा कुछ लीगल प्रिंसिपल्स जो इंटरनेशनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में संज्ञान में लाए जाते हैं। और ऐसे जो लीगल प्रिंसिपल्स है जिनको तरह तरह के इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है उसमें इनका संज्ञान लेते हुए उस पर उचित निर्णय जो है वो ICJ ने दिया है। तो पहला ये जो है प्रिंसिपल वो है उटी पुसिडेंटिस जुरिस। तो बेसिकली उटी पुसिडेंटिस जुरिस ये एक लैटिन वर्ड है जिसका इंटरप्रिटेशन जो है वो ये है कि दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ borders following decolonization of a state dissolution. It requires that newly independent state retain the administrative boundaries that existed at the moment of the independence. This aim is to prevent chaos and new territorial claims by locking in existing territorial arrangements. और ये जो लीगल प्रिंसिपल है उसका जिक्र हुआ है एक फेमस केस बुर्किना फासा वर्सेस माली 1986 में, जो ICJ ने इस प्रिंसिपल का जो है इस्तेमाल किया। और ये एक जनरल प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ है अप्लीकेबल बियॉन्ड लैटिन अमेरिका वेयर इट इज़ ओरिजिनेटेड। मतलब बेसिक ओरिजिन जो है इस लीगल प्रिंसिपल का वो लैटिन अमेरिका का है, लेकिन इसका एक्सटेंशन जो है बियॉन्ड लैटिन अमेरिका में है। ICJ स्टेटेड दैट its obvious purpose is to prevent the independence and stability of the new state being endangered by fractical struggles provoked by challenging of frontiers following the withdrawal of the administrating power. This principle also guided boundary determination in post-Yugoslav and post-Soviet cases. तो ये एक पहला प्रिंसिपल है। फिर दूसरा प्रिंसिपल जो है वो रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो इस पर एक संक्षिप्त में बात कर लेता हूँ कि द ऑब्लिगेशन इज़ टू रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट इज़ कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर। इट प्रोहिबिट्स स्टेट्स फ्रॉम इन्फ्रिंजिंग अपॉन द बॉर्डर्स और internal territorial arrangement of other sovereign states or entities, codified in Article 2 Section 4 of the UN Charter and reaffirmed by UN General Assembly Resolution 2625 (1970). This principle underpins peaceful coexistence and the rule of law among the स्टेट्स। और ICJ ने जो इस प्रिंसिपल का रीअफर्मेशन किया है इन सर्टन केसेस वो है कर्फ्यू चैनल 1949, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री एक्टिविटीज़ इन एंड अगेंस्ट निकारागुआ 1986 एंड कोसोवो एडवाइजरी ओपिनियन 2010। This court यानी कि ICJ has emphasized that violation of the territorial integrity, whether through the military force, coercion or unlawful annexation, are breaches of the international law.
फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ फोर्स। ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं, ऑब्वियसली फोर्सफुल यूज़ ऑफ फोर्स जो है प्रिवेंट किया गया है। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, ये अपने आप में एक यूएन का ऑब्लिगेशन ही है, आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 3 चैप्टर 6 में। तो पीसफुल रिजोल्यूशन के जो मैकेनिज़्म है उसके तहत इस प्रिंसिपल का या लीगल एनालिसिस का उपयोग में लाया जाता है जब इंटरनेशनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का निवारण किया जाना होता है आईसीजे के सामने। और फिर लीगल टाइटल्स एंड इफेक्टिवनेस, क्योंकि जब तक आपका टाइटल नहीं है और हाउ इफेक्टिव दैट टाइटल इज़, हाउ ट्रू एंड एब्सोल्यूट दैट टाइटल इज़, एक प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर आईसीजे विचार करता है। और इक्विटी इंफ्रा लेगम, ये एक लैटिन प्रिंसिपल है जो मतलब इक्विटी प्लेज अ लिमिटेड रोल इन द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। द आईसीजे एक्सेप्ट्स इक्विटी इंफ्रा लेगम, द एप्लीकेशन ऑफ इक्विटेबल कंसिडरेशंस within the boundaries of the legal rule, but rejects equity contra legum used to override the law without consent from the parties. तो ये जो प्रिंसिपल है इसका जो इसका संज्ञान जो है वो वापस बुर्किना फासो वर्सेस बुर्किना फासो माली इस केस में आईसीजे ने लाया था और क्लैरिफाई भी किया था दैट द इक्विटी कैन नॉट बी यूज्ड टू रिवाइज बॉर्डर्स इनहेरिटेड फ्रॉम द colonization even if they appear unjust or impractical. Instead, equity may guide interpretations when the law is silent, ambiguous or insufficient, such as in dividing सेशनल वेटलैंड और अनक्लियर जोन्स। फिर क्रिटिकल डेटा और इंटरनेशनल लॉ जो होता है उसका संज्ञान में लाना ज़रूरी होता है जब कोई इस तरह के जो इंटरनेशनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स पाए जाते हैं और आईसीजे को इनके ऊपर निवारण करना होता है। तो इस तरह से इन सारे प्रिंसिपल्स का जो संज्ञान है वो कुछ चुनिंदा फैसलों में लिया गया है, जो कि है कि एक आइसलैंड ऑफ पलामास जो है नेदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स 1988 की कंट्रीब्यूशन जो रहा है डेफिनेशन ऑफ द टेरिटोरियल सोवरेनिटी एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल, इस मूलभूत इशू का जो है संज्ञान में रखा गया जब आइसलैंड ऑफ फलामास नेदरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था उसका जो उन्होंने निवारण किया, जिसमें जो केस है उसने इंट्रोड्यूस किया दैट प्रिंसिपल दैट द लीगल टाइटल मस्ट बी सपोर्टेड बाय एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ द सोवरेनिटी एंड दैट डिस्कवरी विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल हैज़ लिमिटेड वैल्यूज़। अब आते हैं दूसरा केस बुर्किना फासो वर्सेस माली 1986। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया इसमें दो प्रिंसिपल्स का जो है संज्ञान लिया गया, confirmation of the UT possidetis juris as a general principle कि dispute involve the delimitation of the boundary between two former French colonies. The ICJ applied the principle of the UT possidetis juris, affirming that the colonial administrative borders became international boundaries upon independence. तो ये अपने आप में एक अहम और मूलभूत जूरिस्प्रूडेंस था इस फैसले को लेते हुए, जिसका संज्ञान आईसीजे ने लिया और साथ में एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इक्विटी इंफ्रा लेगम, मतलब कि कोर्ट यूज द इक्विटेबल कंसिडरेशन टू डिवाइड अ सीजनल लेक वेयर कॉलोनियल रिकॉर्ड्स वेयर अनक्लियर विदाउट अल्टरिंग द लीगल बाउंड्रीज। फिर लीबिया वर्सेस छाड़ 1994 जो की कंट्रीब्यूशन है केस के निवारण के वक्त
treaty based title prevails over conflicting practices. तो अगर ट्रीटी बेस्ड कोई टाइटल है तो जो प्रैक्टिसेस है जो अपने आप में एक अनएम्बिगुअस नहीं है, यानी कि एम्बिगुअस है और कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है, तो उसके ऊपर ट्रीटी बेस्ड टाइटल प्रिवेल करेगा। ये जो है ये कॉन्सेप्ट लीबिया वर्सेस छाड़ के टेरिटोरियल डिस्प्यूट में ICJ ने रूल किया दैट द ट्रीटी वाज डिसिसिव एंड दैट नो amount of subsequent effectivities could override a valid legal title. The court underscored the importance of the documentary evidence in proving sovereignty and confirmed that treaties form a legal basis for determining the boundaries. फिर अगला जो है वो मसला कतार और बहरीन के बीच में 2001 में, जहाँ पे ICJ ने एक की कंट्रीब्यूशन के तहत क्लैरिफाई किया कि आइसलैंड स्टेटस एंड द लो टाइड एलिवेशंस, इस मुद्दे पे उन्होंने अपनी रोशनी डाली। द केस इन्वॉल्व सोवरेनिटी ओवर अ नंबर ऑफ मैरीटाइम फीचर्स इन द गल्फ. द ICJ एड्रेस वेदर certain formation where Iceland rocks or low tide elevators which would affect maritime entitlements under the uni clause, यानी maritime provisions के अंदर. The court concluded that Iceland capable of sustaining human behavior or economic life generates maritime zones, while low tide elevators cannot be appropriated unless within a state's territorial area. It reaffirmed that Icelands are the part of the state's territory and subject to sovereign like land areas. तो कोर्ट क्लैरिफाई करता है कि द केस इन दिस केस इन्फ्लुएंस्ड latter maritime cases, especially the South China Sea arbitration. अगला जो मसला था वो सोवरेनिटी ओवर पेट्रो ब्रांका, मलेशिया सिंगापुर का जो डिस्प्यूट था 2008 में. की इशू था स्टेट कंडक्ट कैन मॉडिफाई सोवरेनिटी व्हेन टाइटल इज अनक्लियर. यहाँ पे बोथ मलेशिया एंड सिंगापुर क्लेम्ड सोवरेनिटी ओवर Petra Branca, a small maritime feature near the Singapore Strait. Malaysia argued historical title while Singapore relied on subsequent acts of administration. ICJ found that although Malaysia had an original title, it had not protested Singapore's continuous and public administration on the island, including the naval patrols, maintenance of the lighthouse and installation of the meteorological equipment. The court ruled that the sovereignty had passed to Singapore due to the consistent activities and Malaysia's silence, illustrating the doctrine of acquiescence and how lack of protest can weaken the state's claim. फिर अगला जो टेरिटोरियल इशू था वो टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम डिस्प्यूट बिटवीन निकारागुआ और कोलंबिया 2012 की इशू. ट्रीटी इंटरप्रिटेशन, सोवरेनिटी कंफर्मेशन एंड मैरीटाइम डिलिमिटेशन. ICJ जब डील कर रहा था तो ICJ addressed the sovereignty over several islands in the Caribbean and the maritime boundaries between the two states. Colombia relied on 1928 treaty, while Nicaragua argued that the treaty was invalid and that the Colombia's effectivities were insufficient. Court upheld Colombia's sovereignty over the Iceland based on the treaty, but awarded extensive maritime areas to Nicaragua based on the legal method of delimiting the exclusive economic zones and continental shelf under UNCLOS.
अगला जो मसला है साउथ चाइना सी आर्बिट्रेशन, फिलीपीन वर्सेस चाइना 2016, की कंट्रीब्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ UNCLOS एंड रिजेक्शन ऑफ excessive maritime claims. Although not a territorial sovereignty case, ये उस तरह का केस नहीं था in the traditional sense. The tribunal's award clarified the status of maritime features under the UNCLOS. It held that none of the spirituality island could generate एंड EEZ यानी वो जो इकोनॉमिक जोन होता है वो, एंड दैट चाइनाज 9 डैश लाइन हैड नो लीगल बेसिस. द ट्रिब्यूनल रीअफर्म दैट रॉक्स एंड लो टाइड एलिवेशंस डू नॉट प्रोड्यूस फुल मैरिटाइम जोन एंड दैट हिस्टोरिकल क्लेम unsupported by legal titles or treaty law are invalid under the modern international laws. तो ये कुछ चुनिंदा जो मसले थे ICJ के पास, जहाँ पे इन लीगल प्रिंसिपल्स का उपयोग में लाना लाजमी था और उनको संज्ञान में रखते हुए इस तरह के जो फैसले लिए. तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक अहम प्रोसीडिंग्स थी जो मैंने सोचा कि आपके सामने संक्षिप्त में रखूं. हालांकि बहुत ही एलैबोरेटिव है, एक एक केस के ऊपर घंटों डिस्कशन किया जा सकता है या उसके ऊपर एनालिसिस की जा सकती है, लेकिन उस तरीके का समय और उस तरीके का जो पेशेंस होता है ऑडियंस के पास भी सुनने का, वो मेरे हिसाब से उतना है नहीं. तो इस लिहाज से संक्षिप्त में इसकी जानकारी देना मेरे हिसाब से उचित है. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरनेशनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के बारे में बात करते हुए. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.